हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एज वेल एज एक्सपेक्टेड यार, मज़े में ही हो गए ना। और मज़े भी करो यार, मैं ये भी नहीं कहता कि मज़े मत करो, खूब मज़े करो जम के, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है ना। उसको भी साथ में लेके चलना है, मज़े भी करना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है ना। हर चीज़ लाइफ में होना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने मज़े ज़रूरी है। ये नहीं कि दोस्त ने बुलाया और चल दिए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने करियर पे भी फोकस करिए और स्टडीज़ पे थोड़ा सा जितना आप फोकस करेंगे यार उतना मज़ा आएगा, मुझे भी आपको भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हाँ भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँ और आप अपनी तरफ से परफेक्शन शो करें मुझे। और कई बार बोल चुका हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करिए, और जो है कहीं पर प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप उससे पूछ सकते हैं यार, उसमें भी कोई मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू डिसॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए, हमने देखो लास्ट जो फिजिक्स का टॉपिक हमने जो रीड किया था ना, दैट वाज लैम्बर्ट फील्ड। या आई थिंक रिमेंबर है मुझे, क्योंकि हमने कल ही उसका दिया था। तो लैम्बर्ट फील्ड को हमने इस चीज को स्टडी किया था। लैम्बर्ट फील्ड बेसिकली क्या था, याद है आपको? लैम्बर्ट फील्ड आप किसको कह रहे थे? क्योंकि ग्रेडियंट, भाई इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझना, आपने ये फाइंड आउट किया था कि ग्रेडियंट ऑफ किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट था एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो मैंने आपको ये थिंक करने को कहा था वहां पर कि आप इसका रिवर्स सोचो। रिवर्स सोचो कहने का मतलब, क्योंकि अगर मैं किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकाल रहा था तो मुझे एक वेक्टर फील्ड मिल रहा था, तो मैंने उसका रिवर्स सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा संभव है कि क्या मैं किसी वेक्टर फील्ड को किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। वहां पर हमने फिर और ऐसे फील्ड जिनको हम किसी स्केलर क्वांटिटी के फील्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हीं फील्ड्स को हम क्या कह रहे थे? लैम्बर्ट फील्ड। और मैंने वहां पर एक टर्म यूज किया था, नॉन कर्ल। और आई थिंक सो उस लेक्चर में मैंने बोला भी था कि नॉन कर्ल टर्म को आप वहीं, मैं नेक्स्ट सेशन में ही डिफाइन करूंगा व्हेनेवर वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब पहले तो इस चीज को समझो कि कर्ल ऑफ, कर्ल का मीनिंग क्या है यार? इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। कर्ल, ये जो टर्म है ना कर्ल, आपने सुना है ना, जैसे हम जब 10th में या 12th में पढ़ते थे तो आपने कई अपने साथ के जो क्लासमेट्स या तुम्हारे जो बैचमेट्स होंगे, कईयों के बाल ऐसे घूमे रहते थे, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। जैसे मेरे तो खैर नहीं है घूमे, ठीक है ना, मेरे तो सीधे सीधे, अब जो जितने भी हैं वो सब सीधे सीधे ही हैं। लेकिन जो हमारे बैचमेट हुआ करते थे, इसमें से मेरे साथ की एक लड़की हुआ करती थी, या आप लोगों के साथ जो है आपके फ्रेंड्स हों या फिर सिस्टर्स हों, जिनके बाल क्या हो, कर्ली, मतलब किस तरह से बाल घूमे रहते थे, ऐसे करके ऐसे घूमे रहते थे, तो आप उनको क्या बोलते थे? यार तेरे बाल कर्ली हैं, या यू हैव कर्ली हेयर्स। तो कर्ली टर्म का मतलब ही किससे है? कर्ली टर्म का मतलब ही रोटेशन या फिर बेंडिंग से। रोटेशन, रोटेशन मतलब गोल गोल घूमना, चक्कर काट रहा है। वो जैसे ये बाल मेरा इस तरह से गोल घूमा हुआ है, ये राउंड 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 घूम रहा है। और ऐसे ही, या फिर मैं बेंडिंग की बात करूं, घुमा हुआ है, क्लियर, बेंडिंग है उस वेक्टर में, क्लियर, उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, वो घूमने का नेचर रखता है। और तो ऐसे वेक्टर्स जिनमें रोटेशन का नेचर होता है, द वेक्टर्स विच हैव द नेचर ऑफ रोटेशन, जिसमें बेंडिंग का नेचर है, जो घूम सकते हैं, इस तरह से घूम सकते हैं। और इसके देखो आपके पास प्रैक्टिकल एविडेंस भी है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल एविडेंस है। एक चीज तो एग्जांपल मैं दूं, आपने देखो सबने नदी तो देखी होगी ना, नदी आपने सबने देखी है। और इंटर में आपने एक चैप्टर होगा उसमें विस्कोसिटी, श्यानता। और विस्कोसिटी इज नथिंग बट इज सिंपली द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लेयर्स ऑफ फ्लूइड। मतलब किसी भी फ्लूइड के दो सक्सेसिव लेयर्स के बीच काम करने वाला फ्रिक्शन फोर्स ही क्या होता है? आपका विस्कस फोर्स होता है। और इसी कैरेक्टर को हम विस्कोसिटी बोल देते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो आपने देखो, जो हम बात करेंगे कर्ल की, अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। कर्ल मतलब मैंने बताया था रोटेशन का नेचर हो, मतलब ऐसा वेक्टर जिसके पास कैसा नेचर हो? घूमने का नेचर हो। इसका मतलब जिसके पास रोटेशन का नेचर होगा, पहली चीज तो उसका कर्ल कुछ ना कुछ आएगा। और जो जिसके पास ऐसा नेचर है ही नहीं, जो घूम ही नहीं सकता जो वेक्टर, या जो वेक्टर फील्ड में, जिस वेक्टर फील्ड में रोटेशन की कैरेक्टर हो ही ना, या वो रोटेशन कैरेक्टर को पोसेस ना ही करता हो, तो उसका कर्ल मेरे लिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम बात यहां पर केवल डिस्कस करेंगे रोटेशन की, ठीक है। तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपने नदी देखी होगी, सबने नदी देखी है यार। बचपन में मेरे तो घर के आसपास ही थोड़ी दूरी पर ही एक बड़ी सी नदी बहती है। तो
उस नदी में आपने क्या देखा, ये नदी में ऐसे कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना, ये दो बैंक हैं, ये दोनों बैंक मतलब किनारे, ठीक है ना, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, वो नहीं बात कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक्स, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है ना, ये नदी के दो बैंक है। अब जब इसमें पानी फ्लो हो रहा होता है ना, इस तरह से फ्लो, ये और ये ऐसे, ठीक है ना, आ रही है, तो आपने क्या रीड किया था विस्कोसिटी चैप्टर इंटरमीडिएट में भी ये चीज रीड करी है कि भाई लिक्विड की कई लेयर्स, भाई जो लेयर इसके इन बैंक्स के कांटेक्ट में होती है उनकी वेलोसिटी नियरली जीरो। क्यों? क्योंकि वो इनके कांटेक्ट में है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, भाई इस बैंक से थोड़ा सा आगे बढ़े, वेलोसिटी और बढ़ी लिक्विड की, और आगे बढ़े वेलोसिटी और बढ़ी लिक्विड की, और आगे बढ़े वेलोसिटी और बढ़ी, सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमम हो गई। फिर ऐसे यहां से यहां तो वेलोसिटी जीरो थी, ये थोड़ा बढ़ी, थोड़ा सा इंक्रीज हुई, फिर थोड़ा और इंक्रीज हुई, थोड़ा सा और इंक्रीज हुई। तो यहां पर जो सेंट्रल लेयर होती है, जो बीच में जो लेयर चल रही होती है ना, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी कंटेन कर रही होती है। और किन्हीं भी दो सक्सेसिव लेयर्स, जैसे पानी की एक लेयर ये है, मैंने कहा पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है ना, पानी हमारा किस तरह से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब इस तरह से आप इसको कंसीडर करो कि पानी मेरा ये फ्लो कर रहा है। तो जो आपका यहां के कांटेक्ट में होगी और जो लेयर इस कांटेक्ट में होगी, उनकी वेलोसिटी तो नियरली जीरो। और जो मैं सक्सेसिव लेयर्स की बात कर रहा हूं, जैसे एक लेयर इसके नीचे, भाई पानी के नीचे दूसरी लेयर भी तो होगी, और नीचे वाली लेयर क्या करती है, इस लेयर को पीछे खींचती है, इस लेयर को पीछे खींचने की कोशिश करती है, आगे वाली लेयर आगे धक्का मारने की कोशिश करती है। तो इनके बीच एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। उसी फ्रिक्शन फोर्स को आप विस्कस फोर्स बोल देते थे, उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते थे, विस्कस फोर्स। अब पानी में भाई हमारे पास क्या है, यहां पर वेलोसिटी अलग है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी सेंट्रल जो बीच में आ रही है, हमारा जो पानी का फ्लो जो बीच में है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी ये यहां पर है। क्लियर? आपने वाटर में मतलब नदियों में ये चीज घटना देखी है। अब आप ये सोचो कि मैं एक काम करूं, यहां पर एक काम करूं, मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लूं, क्लियर, एक लकड़ी का टुकड़ा लूं और एक लकड़ी के टुकड़े को मैं यहां पर रख दूं, यहां पर रख दिया मैंने लकड़ी का टुकड़ा, ये कोई भी एक वुडन पीस मान लो, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया हमने। अब जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, अब आपको पता था कि यार ये सेंट्रल वाले की वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा है, इससे पीछे वाले की इससे कम है, उससे पीछे वाले की उससे कम है, उससे पीछे वाले की उससे कम है, और जो बिल्कुल बैंक के पास है उसकी तो नियरली जीरो है। तो यहां पर जैसे ही आप मुश्किल से 1 या 2 सेकंड बाद जब देखोगे ना, ये देखो क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी का था, ये इसको कैसे घुमा देगा, कुछ इस तरह से रोटेट नहीं कर देगा, ये सबसे ज्यादा धक्का मार देगा इसको। तो ये जो आपका इसका जो वेलोसिटी थी ना, जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी मेरी, उस फ्लूइड ने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को ही रोटेट कर दिया। अरे बात क्या, फ्लूइड के वेलोसिटी वेक्टर ने क्या किया, क्यों, क्योंकि भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है, सबसे v मैक्स है यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर कुछ और है, इस पर उससे कम है, इस पर उससे कम है, इस पर, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स तो यहाँ पर लगा, भाई वेलोसिटी वेक्टर ने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया उस पर और उसको रोटेट करवा दिया, उससे कम ऊपर वाले क्या, उससे कम ऊपर वाले, सबसे कम जो टॉपेस्ट लेयर थी, टॉपेस्ट लेयर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेयर, मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, तो इसे इसको क्या कर देगा, बिल्कुल रोटेट कर देगा। अच्छा, अब यहां पर मतलब इसके घूमने का नेचर है, पानी इसको क्या कर रहा है, या पानी अगर हम नदी की बात करें तो हम पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी इसको क्या कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपने ऐसा भी देखा है। दूसरा, आपने नदियों के पास में एक चीज और देखी होगी, एक फिनोमेना और देखी होगी। किस तरह की फिनोमेना देखी है आपने कई जगहों पे देखा होगा, पानी एक जगह पे ऐसे गोल 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 गोल, जैसे वर्लपूल होता है ना, या एडी होती है, एडी करंट देखी ना, वर्लपूल जो यार एक कंपनी का वो भी आता है शायद, वॉशिंग मशीन का क्या कुछ आता है शायद, फ्रीज आता है शायद वर्लपूल का, तो वहां पर वर्लपूल्स बनने लगते हैं, ठीक है ना, भंवर बोलते हैं उसको हिंदी में, भंवर। तो वो ऐसे पानी गोल 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 घूम रहा होता है, और जब हम छोटे थे ना तो हम लोग बोलते थे वहां पर कि हाँ भैया दोस्त यार वहां पर कूदना नहीं चाहिए, उसके अंदर शैतान रहता है, वो ले जाता है आदमी को, तो हम बचपन में ऐसा बोलते थे। तो एक्चुअली वहां पर हो क्या रहा है ना, वहां पर पानी जो है इस तरह से राउंड 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 मोशन कर रहा है। अब आप यही सोचो, अगर जो ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा था, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां रख देता, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रख देता जहां पर वो पानी ऐसे राउंड 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 घूम रहा है, तो वहां पर ये क्या करता, ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली इस तरह से रोटेट नहीं करता, ये लगातार कंटिन्यूअसली इस तरह से रोटेट करता। मतलब यहां पर भी पानी का जो वेलोसिटी है या फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी वेक्टर के अंदर रोटेशन का नेचर है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर तो सबसे ज्यादा है,
भाई इस पॉइंट पर जहां पर वो वर्लपूल बन रहा है या एडी बन रही है, उस पॉइंट पर उसके रोटेशन का नेचर सबसे ज्यादा है, यहां पर उससे कम है। भाई अगर मैं इसको रीजन 1 कह दूं, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, तो रीजन 1 में तो कम था नेचर, रीजन 2 में बहुत ज्यादा है नेचर। इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हो, घर पर करके देखना एक बार। एक ग्लास में पानी लेना सिंपल, ठीक है ना। अब ये तो हमारा देखो 2 डायमेंशनल स्पेस भी, बॉक्स भी 2 डायमेंशनल है, अभी तो नदी भी हमारी 2 डायमेंशन में दिखाई दे रही है। बेसिकली नदी भी हमारी 3 डायमेंशन में भी जा सकती है, जाती है, और बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल तो ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन हमारा ये देखो, ये वाटर हमारा जो मैंने ग्लास में ले रखा है, ठीक है ना, ये हमारा 3 डायमेंशनल है। भाई इसको एक्स एक्सिस मान लो, एक को वाई एक्सिस मान लो, ये हाइट आपकी होगी जेड एक्सिस। अब अगर मैं पानी जो मैं आपको जो बोल रहा हूं, जो वर्लपूल बनते हैं वहां पर या एडीज जो बनती हैं, ध्यान से देखना, देखो कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है अंदर। तो वाटर कैसे कैसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग राउंड 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 राउंड। दोबारा देखें, अब मेरे से वो तो जाएगा वैसे यार, ग्लास ना टूटे, हाँ घूम गया। तो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखो इस फ्लूइड के अंदर कैसा नेचर है, ये रोटेशन करने का नेचर है। मतलब इसका जो वेलोसिटी है, अभी तो मैंने इसको घुमा के दिखाया आपको, मतलब मैंने यहां पर वेलोसिटी मैं किसने प्रोवाइड करी, मैंने प्रोवाइड करवाई बाई गिविंग सम एनर्जी, कुछ एनर्जी देगी। लेकिन फ्लूइड को जो वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड कराई, उस वेलोसिटी के थ्रू उसने क्या करना शुरू कर दिया, रोटेशन करना शुरू कर दिया इन ऑल 3 डायमेंशंस, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। और किस तरह का शेप बनाया भाई, ऊपर कुछ इस तरह का, फिर उससे नीचे छोटी रिंग, उससे नीचे छोटी रिंग, उससे नीचे छोटी रिंग, और लास्ट में सब छोटी, कुछ इस तरह का तो शेप बन रहा था इस ग्लास के अंदर। एक बार आप दोबारा देखो, ये देखो, दिख रहा से। तो भाई ये तो 3 डायमेंशन में आ गया, ये हमारा किसमें आ गया, 3 डायमेंशन में आ गया। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस चीज का। या फिर आप दूसरी चीज एक इस तरह से भी एक और तरह से कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर भाई हम कर्ली नेचर को कंसीडर कर सकते हैं। जिसमें एक तो आपको बालों का एग्जांपल देंगे, बाल भाई हमारे कर्ल है, मतलब वो बालों के अंदर कर्ल होने का नेचर है या रोटेशन का नेचर है। ऐसे पानी के अंदर भी ऐसा नेचर होता है कि कई जगहों पे वो क्या करता है, इससे रोटेशन करता है। ये मैंने प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो आपको बेसिकली कर्ल में जो कर्ल, हम जिस वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, आई थिंक तो इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर आ गया होगा कि आप रीड क्या करने जा रहे हो, कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फील्ड का कर्ल आपको किस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, कि उस वेक्टर के अंदर डेफिनेटली कौन सा नेचर है, रोटेशन का नेचर है। तो आपको ये फिगर तो नहीं बनाना, ये फिगर अगर कुछ नहीं बनाना, आपको कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड लिखा, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या डालेंगे आप, दी टर्म कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स, किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था ये जो टर्म है कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर ऑफ रोटेशन या नेचर ऑफ बेंडिंग या नेचर ऑफ कर्लिंग, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द टर्म कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल नेचर of the quantity, that is, if a vector quantity या फिर वेक्टर फील्ड, आप कुछ भी लिख लीजिए, if a vector quantity possess the nature of rotation, दिस इंप्लाइज दैट उस वेक्टर का जो कर्ल होगा, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी, क्या उस वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल कभी 0 हो जाएगा, उस वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि कर्ल हमारा किस बात के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था, द टर्म कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल नेचर ऑफ द quantity, that is, if a vector quantity possesses the nature of rotation, this implies that curl of vector will not be equals to 0, and if the vector field या vector quantity कुछ भी लिख लीजिए, if the vector field do not
have any nature of rotation, do not have any या do not possess have any nature of circulation कह दीजिए, nature of bending और circulation, bending और circulation, जैसे then उस वेक्टर का कर्ल ऑफ दैट वेक्टर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसके अंदर घूमने का नेचर ही नहीं है। अब जिसके अंदर घूमने का नेचर ही है तो डेफिनेटली उसके अंदर रोटेशन नेचर है ही नहीं, जब रोटेशन नहीं है तो कर्ल है ही नहीं उसके पास, क्लियर। और जिसके पास रोटेशन नेचर नहीं है तो उसको आप रोटेशनल वेक्टर बोलोगे, इररोटेशनल वेक्टर बोलोगे, डेफिनेटली इररोटेशनल हो गया ना। तो सच टाइप ऑफ फील्ड या सच टाइप ऑफ हमने फील्ड लिखा है वी डू नॉट हैव द नेचर ऑफ बेंडिंग और सर्कुलेशन, देन कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इक्वल्स टू जीरो। सच टाइप ऑफ वेक्टर फील्ड आर कॉल्ड irrotational वेक्टर फील्ड। irrotational वेक्टर फील्ड का आप समझ गए ना, जिसके अंदर हमारा क्या नेचर नहीं है, रोटेशन का नेचर हमारा उसके पास नहीं है, क्लियर। अब जो मैंने आपको बताया था कि हम नॉन कर्ल फील्ड कह रहे हैं लैम्ब्डा फील्ड को, भाई लैम्ब्डा फील्ड को हम नॉन कर्ल फील्ड क्यों कह रहे हैं भाई, उस चीज को आप समझेंगे अभी। देखो जब भाई अगर कोई वेक्टर ये पूरी इस तरह से घूम रहा है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पर रखा था, हमने जो वुडन पीस रखा था, जो वुडन पीस जब हमने इसको रखा था तो वुडन पीस पूरा ऐसे सर्कल घूम रहा था ना, तो ये क्या कर रहा है, एक क्लोज्ड पाथ कंप्लीट कर रहा है, एक क्लोज्ड पाथ कंप्लीट कर रहा है, क्लियर। अब अपना अगर ये क्लोज्ड पाथ कंप्लीट कर रहा है क्योंकि रोटेशन का नेचर है इसके पास, भाई अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा वेक्टर फील्ड है विच हैव द नेचर ऑफ रोटेशन, जिसके पास रोटेशन का नेचर है, क्लियर, तो अपना ये साइकिल तो क्या कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। और आपको पता है अगर मैं किसी वेक्टर फील्ड को किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वहां पर एक क्लोज साइकिल के लिए जो लिया गया लाइन इंटीग्रल था, मतलब वेक्टर मेरा ऐसे तो घूम रहा है, ऐसे तो घूम रहा है वेक्टर क्वांटिटी, तो क्लोज साइकिल के लिए लिया गया जो वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल था उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो। अरे बात क्या, उसकी वैल्यू मेरे लिए क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। तो लैम्ब्डा फील्ड कभी भी कर्ल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर तो मेरा वेक्टर ऑटोमेटिकली, भाई इसके पास तो ऑलरेडी नेचर है, रोटेशन का नेचर है, तो उसने अपनी साइकिल भी कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर ये लैम्ब्डा फील्ड होता, भाई ये जो वेक्टर फील्ड है मेरा, अगर जैसे वी वेक्टर के फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर को वी वेक्टर कहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का फील्ड है और इसके अंदर नेचर है मेरा रोटेशन का। अब अगर ये रोटेट कर रहा है इसके अंदर, और तो एक साइकिल के लिए डेफिनेटली उसके एक साइकिल का अगर ये लैम्ब्डा फील्ड होता तो एक साइकिल के लिए, एक साइकिल मतलब एक क्लोज पाथ के लिए उस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लाइन इंटीग्रल अगर जीरो हो जाता, भाई लाइन इंटीग्रल अगर मेरा जीरो हो जाता तो क्या मैं कर्ल कैरेक्टर को निकाल पाता इसकी, भाई तो फिर इसका मतलब मैं कर्ल घूमने को स्टडी कैसे करूंगा यार, आई कैन नॉट स्टडी द कैरेक्टर ऑफ रोटेशन। भाई मेरे तो ये पूरा वेक्टर ही भाई पहले यहाँ है, फिर 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 यहाँ ऐसे करके घूम रहा है ना, पूरा वेक्टर क्वांटिटी ही मेरे लिए ऐसे घूम रही है। और अगर इस पूरी साइकिल के अलोंग ही वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जीरो हो गया, क्योंकि बेसिकली हमारा जो वेक्टर है वो एक कर्व पर ही तो मोशन कर रहा है, ये कर्व पर ही तो मोशन कर रहा है, ऐसे करके घूम के अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और अगर इस कर्व के लिए, क्लोज साइकिल के लिए उस वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल अगर जीरो हो गया तो लाइन इंटीग्रल जीरो, इसका मतलब मैं उसके कर्ली नेचर को रीड ही नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब कर्ल आप केवल किन वेक्टर्स का निकाल सकते हो, केवल उन वेक्टर्स का निकाल सकते हो जो कि लैम्ब्डा वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब जो नॉन कर्ल हो। इज दैट क्लियर? तो आप इसमें चाहो तो तीसरी लाइन लिख सकते हो, फॉर लैम्ब्डा वेक्टर फील्ड्स कर्ल ऑफ वेक्टर ए तो मैंने नाम लिख दिया यार, वेक्टर ए इक्वल्स टू जीरो। फिर इसके बाद थोड़ी सी इसकी करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो एक बार इसको ये जो नीचे की लिखी है ना, ये लाइन कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये आपको भाई बेसिकली हमें सिग्निफिकेंस में भी चाहिए। सिग्निफिकेंस आप समझ ही गए हो कि हम कहाँ पर बेसिकली चीजों को रीड करते हैं, तो समझ में आ गया होगा। तो ये 3 लाइनों लिख दीजिए, उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार। देखिए
अब हम बात करें थे नेक्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू फाइंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल कहने का मतलब है उस वेक्टर के अंदर कौन सा नेचर हो, कर्ली नेचर या उसके अंदर रोटेशन की प्रॉपर्टी वो रखता हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के लिए आप ये मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेशन का नेचर रखता है, जैसे आप ऐसा मान के चलो, जैसे मान लो ये मैंने फिक्स कर दिया, ये दीवार से फिक्स कर दिया, यहाँ पर एक रस्सी बांध दी, इस पॉइंट पर एक पार्टिकल बांधा, फिर इस रस्सी को लंबा कर रखा, रस्सी को ये एक पॉइंट यहाँ पर पार्टिकल अटैच कर दिया, एक पार्टिकल यहाँ अटैच कर दिया, क्लियर। और उसके बाद इस पॉइंट से इसको ऐसे 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 रोटेट किया, समझ रहे बात को, इस तरह से रोटेट किया, मतलब मेरे दोनों पार्टिकल जो रस्सी में बंधे हुए दोनों पार्टिकल्स होंगे। भाई आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैंने एक रस्सी ली, दिमाग में इमेजिन करो, एक रस्सी ली, अपना हाथ को मान लो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, इसको मान लो आपका ये ओरिजिन पॉइंट है, ये रस्सी है, इमेजिन करो। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल आपने गांठ मार के यहां पर बांध दिया, एक पार्टिकल यहां पर कर दिया। अब रस्सी तो अभी ऐसे है, आपने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाया, देख घूम 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 करके इस तरह से घुमा दिया इसको। अब जब ये घूमेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, तो आप दोनों पार्टिकल को देखना, भाई एक पार्टिकल यहां घूम रहा होगा इस तरह से सर्कल नेचर में, एक पार्टिकल थोड़ी सी डिस्टेंस पर ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे तो घूम रहे होंगे भाई दोनों पार्टिकल मेरे, क्योंकि डोरी से अलग जाके तो जाएंगे नहीं। तो उस चीज में भाई अगर मेरा पार्टिकल रोटेशन का कैरेक्टर रख रहा है, तो मैंने जैसे आपको कहा था रस्सी में मेरे दो पार्टिकल थे, आप ये मान लो ये रस्सी थी, ये आपका हाथ वाला पॉइंट है, एक पार्टिकल ये था और मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, एक पार्टिकल ये था। अब आपने इसको पकड़ के क्या किया, ऐसे 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 चक्करगन्नी बना दिया इसका, बिल्कुल घुमा घुमा के। अब ये जब घूमेगा, भाई ये पार्टिकल भी रोटेशन कर रहा है इन द सर्कुलर मोशन, ये भी रोटेशन कर रहा है इन द सेम वे सर्कल में, और दोनों ही टू डायमेंशनल स्पेस में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। मैं मान ले रहा हूं भाई, हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि पार्टिकल जो ए था, इन दोनों के नाम ले रहा हूं, ए और बी, क्लियर। ए और बी हमने कंसिडर कर लिया कि पार्टिकल ए और बी है। अच्छा, हम मान ले रहे हैं टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर, तो ये थी कंडीशन। अब आपने घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके घुमाना स्टार्ट किया, क्लियर। तो यहां पर एक चीज थोड़ा सा समझिए भाई, अगर मैं ये मान के चलूं कि टी टाइम बाद, आफ्टर टाइम टी, पार्टिकल ए से पहुंच गया ए डैश पर, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं कि रस्सी टूट गई होगी, रस्सी तो नहीं टूटी होगी, डेफिनेटली पार्टिकल ये वाला पार्टिकल कहां पहुंचा होगा, बी डैश पे पहुंचा होगा, नेचुरल है भाई, रस्सी तो बीच में नहीं टूटेगी ना, रस्सी विल मतलब रोप विल नॉट ब्रेक इन बिटवीन द पाथ, वो पाथ के बीच में तो ब्रेक हो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब पार्टिकल आपका जब घूम रहा होगा ना, मैंने कहा इसको प्रैक्टिकली करके देखना, घर पे करके देख लेना उसको, इस तरह से अगर आप घुमा रहे हो तो भाई जब पार्टिकल ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये वाला पार्टिकल भी यहां पहुंचेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको गौर फरमाओ, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करो भाई, अगर मैं ये मान लूं कि यहां से भाई टी इक्वल्स टू 0 पे दोनों ने चलना स्टार्ट किया था, ये भी 0 टाइमिंग लिखी हुई है, यहां हम कह रहे हैं टी इक्वल्स टू टी टाइम में ये दोनों यहां पहुंच गए, टी इक्वल्स टू टी टाइम में दोनों यहां पहुंच गए। तो अगर मैं पार्टिकल ए की लीनियर वेलोसिटी की बात करूं, अगर हम पार्टिकल ए की लीनियर वेलोसिटी की बात करें, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैं कह रहा हूं v1 वेक्टर है, हमने कहा इस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 वेक्टर है, तो आप मुझे बताएंगे v1 वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। ये v1 वेक्टर, वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ए से टी समय में, ये पहले तो ए पर था, टी समय बाद ए डैश पर पहुंचा, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी, इट इज ए डैश, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए डैश अपॉन टी समय में, क्लियर। अगर मैं दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहूं, इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूं, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करी, इसने ट्रैवल करी वीबी डैश अपॉन उतने ही समय में टी समय में। तो यहां पर एक चीज नोटिस करो, डेफिनेटली बी बी डैश वेक्टर ये आपका बड़ा है, इसका जो मॉडुलस होगा ये बड़ा होगा ए डैश वेक्टर के मॉडुलस से, दोनों के भाई इसमें बी बी डैश की वैल्यू बड़ी है ना, वैसे ही दिखाई दे रही है, फिगर में ही दिखाई दे रहा है। आप ऐसे सोचो भाई ये ए था, ये बी था, टी टाइम बाद ये यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंचा, भाई ये इसने तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, लेकिन इस वाले ने इतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया,
घुमाते समय ये इतनी डिस्टेंस, तो इसका मतलब भाई इसका मॉडुलस इस वाले के मॉडुलस से ज्यादा है, इसका मतलब डेफिनेटली जो पार्टिकल v2 की लीनियर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड पार्टिकल 1 की लीनियर वेलोसिटी से बड़ी होगी। इसका मतलब जो सेंटर पॉइंट था, जो आपका हाथ था, ये जहां से आप घुमा रहे थे ऐसे, ठीक है, इससे आप जैसे जैसे दूर जा रहे हो इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो इस पॉइंट पर कम थी, इस पॉइंट पर ज्यादा हो गई है। और ऐसे अगर मैं बीच का कोई पॉइंट लूंगा तो यहां पर देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये इससे बड़ा होगा, लेकिन इस वाले से छोटा होगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी के बीच में लाई करेगी। लेकिन भाई टी ही समय में भाई दोनों सेंटर पर तो सेम एंगल डेवलप कर रहे हैं ना, तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहूं, एंगुलर वेलोसिटी फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए की लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, एंगल अपॉन टाइम, एंगल कितना सबटेंड किया इसने ए से ए जाने में, थीटा अपॉन टाइम। और अगर हम बी की निकालना चाहें, ए एंड बी, ऑब्लिक बी कर लो, चलो ऑब्लिक बी भी करूं तो इसने भी कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, दैट इज थीटा, और टाइमिंग कितनी टी। इसका मतलब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, मतलब रोटेशन के दौरान। तो आपको यहां पर याद क्या रखना है, बेसिकली देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कराने से पहले अगर आपको पता है तो आप इतने पोर्शन को स्किप कर दीजिएगा। नहीं पता है, मैंने इसलिए आपको बताया कि जब हमारी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेशन करता है, क्लियर, तो रोटेशन करते समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहती है, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर हम पूरा लिखा नहीं मैंने, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, हाँ डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर बदल सकती है, हर पॉइंट पर क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, क्लियर। और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हो वो वैल्यू क्या कर रही है मेरी, इंक्रीज कर रही है। और ये जो जब मेरा सर्कल इस तरह से एक्स वाई में घूम रहा था, मान लो जब ये ऐसे ऐसे आप घुमा रहे तो कितने प्लेन में है, अपने आप ही बताओ कितने प्लेन में है, दो प्लेन में तो है, एक आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, एक वाई एक्सिस मान लो, बीच में सेंटर जहां पर आपने हाथ को पकड़ा था इस पॉइंट को ऐसे ऐसे करके घुमा रहे थे, ये आपका क्या आ गया, ओरिजिन पॉइंट आ गया, क्लियर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग रोटेशन, तो मेरा मेन टारगेट है कि ड्यूरिंग रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम बट द लीनियर वेलोसिटी में चेंज, लीनियर वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। उसके बाद हम शुरू करते हैं अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और मैं आपको बोल चुका हूं अगर आपको ये चीजें पता थी तो आप इतना पोर्शन क्या कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, सीधा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आ रहे हैं। चलिए एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिर से थोड़ा सा कर्ल को, जो हम कहते हैं कि रोटेशन का नेचर है, अब रोटेशन का नेचर है भाई, तो रोटेशन का नेचर कहने का मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटी क्या कर रही है, इस तरह से रिवॉल्व कर रही है। मतलब हमारा जैसे अगर कोई, जब हम फ्लूइड की बात कर रहे थे, जैसे हम नदी की बात करते थे, नदी में हमारा पानी क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, उसका वेलोसिटी वेक्टर गोल गोल घूम रहा था, क्लियर, वेलोसिटी वेक्टर घूम रहा था। और सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको इससे पहले समझाया, वेलोसिटी का आपका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर भाई, जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर फील्ड के अंदर अगर राउंड राउंड घूमने का नेचर है, क्लियर, इसलिए हम लैमिनार फील्ड के लिए, लैमिनार फील्ड को क्या बोल रहे हैं, नॉन कर्ल फील्ड, ठीक है ना, वो कर्ल उनमें घूमने का नेचर नहीं होता, क्लियर, उनका जो कर्ल होता है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां पर हम जब वेक्टर क्वांटिटी अगर मेरी राउंड राउंड घूम रही है तो हम क्या करेंगे भाई, जो वेक्टर क्वांटिटी राउंड राउंड घूम रही है, मान लो अगर भाई वेलोसिटी है, पानी मेरा v वेलोसिटी से अगर राउंड 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 करके v लीनियर वेलोसिटी से, v लीनियर वेलोसिटी से ये राउंड राउंड, तो और इसकी डायरेक्शन तो हर बार चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है ये, तो हमने क्या करेंगे, पूरे v वेक्टर का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। देखो इज डिफाइंड एज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, v वेक्टर का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल पर यूनिट सरफेस एरिया। पर यूनिट सरफेस एरिया जैसे आपने डाइवर्जेंस के केस में निकाला था, पहले हमने पूरे क्यूबॉइड से निकलने वाले फ्लक्स को डिस्कस किया था, फिर पर यूनिट वॉल्यूम से डिस्कस कर दिया। तो हम पर यूनिट सरफेस एरिया इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि हम एक स्मॉलेस्ट एरिया को लेके चलते हैं, बिल्कुल हम एक स्मॉलेस्ट रीजन या स्मॉलेस्ट एरिया को कंसीडर करके चलते हैं, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि वेक्टर मेरा क्या कर रहा है, या पानी जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है, क्लियर। तो आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि कर्ल, आप चाहे तो दैट इज इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर, इसको क्या कह रहे हैं आप कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल
v डॉट dl या dr कुछ भी लिख दो, और स्मॉलेस्ट एरिया है तो मैं लिमिट भी लगा दे रहा हूं, लिमिट एरिया टेंड्स टू 0 है अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के आपको एरिया से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा। पर यूनिट के लिए भाई जैसे वहां पर हमने जब डाइवर्जेंस के केस में निकाला था, देखो कंफ्यूज मत होना, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लेना दोबारा कमेंट के थ्रू, मैं उसको समझा दूंगा कि मैंने, देखो आपको फिर बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी हम क्या करें भाई, उस वेक्टर के अंदर घूमने का नेचर है, तो आपको इसके कर्ली नेचर को ही तो डिस्कस करना है, मतलब पूरे क्लोज्ड पाथ में डिस्कस करना है, तो मुझे v वेक्टर का पूरे क्लोज्ड पाथ में लाइन इंटीग्रल चाहिए, क्लियर। लेकिन अब ये सरफेस तो मैंने चुनाव किया ना, आई चूज दिस सरफेस, लेकिन हम किससे डिस्कस करेंगे, एक स्मॉलेस्ट रीजन से डिस्कस करेंगे या पर यूनिट सरफेस एरिया से डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कह दिया कि क्लोज लाइन इंटीग्रल है वेक्टर v का पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो एरिया से, जहां एरिया टेंड्स टू है 0, क्यों, क्योंकि मैं इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया की बात हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अब अगर हमें कर्ल को डिस्कस करना है, ये चीज तो जरूर डेफिनेटली आप एग्जाम में लिखेंगे। अब अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल निकालना चाह रहे हैं, तो मैं एक वेक्टर फील्ड को कंसीडर कर रहा हूं, और वेक्टर फील्ड में हम ये मान ले रहे हैं, वेक्टर फील्ड का हम ये मान ले रहे हैं कोई पानी है भाई, ठीक है ना, मतलब एक नदी बह रही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है यार नदी का, ठीक है ना, एक नदी बह रही है, नदी इस तरह से बह रही है, और नदी का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला रीजन है, दो प्लेन में आ गया, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, क्लियर। अब अगर पानी ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो अगर पानी ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक्स से वाई की तरफ घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो कहां चली गई, जेड की डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है, वो डिपेंड करता है आप कैसे घूम रहे हो, एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो या वाई से एक्स की तरफ जा रहे हो। पानी अगर ऐसे घूम रहा होता तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड चली जाती, क्लियर। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा ये पानी है, अब आप ये चीज रफ वर्क है, इधर को मैं रफ वर्क ही लेता हूं, मैंने ये, हम यहां मान के चल रहे हैं कि ये मेरा फ्लूइड है, और पानी में ये नेचर है भाई, पानी ऐसे ऐसे घूम रहा है v वेक्टर वेलोसिटी से, क्लियर, v वेक्टर वेलोसिटी से घूम रहा है, और ये कौन से प्लेन में है, पानी मेरा ऐसे बह रहा है, ठीक है ना, पानी ऐसे बह रहा है, इसको मैं एक को मान ले रहा हूं एक्स एक्सिस, एक मान ले रहा हूं वाई एक्सिस, तो मैं केवल एक्स वाई प्लेन में, भाई जैसे नदी है ना, आप नदी में सामने खड़े होके देखो, सामने अगर आप खड़े होकर ऐसे देखोगे नीचे की तरफ, तो आपको एक केवल दो ही डायमेंशन दिखाई देंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है। हम टॉप मोस्ट सरफेस की बात करें, जहां पर टॉप मोस्ट सरफेस, और टॉप मोस्ट सरफेस पर पानी क्या कर रहा है, ऐसे राउंड 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 चक्कर मार रहा है, तो हम केवल एक्स वाई प्लेन में, केवल ओनली इन एक्स वाई प्लेन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कौन सी हो गई, ये, ठीक, इसके परपेंडिकुलर, इसमें इसके कर्ली नेचर को डिस्कस कर दे रहे हैं। तो हम क्या मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है या फिर एक फ्लूइड है, क्लियर, फ्लूइड के अंदर एक वेलोसिटी है, लेकिन वो जो वेलोसिटी है, इट हैज द, जो फ्लूइड है, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, उसके अंदर रोटेशन का क्या है, नेचर है। तो इस चीज को आप चाहो तो लिख लो, इन ऑर्डर टू फाइंड कर्ल of a vector quantity like considering a vector field in which a fluid having velocity v vector have the nature of रोटेशन। ये बात आई समझ में आपने, क्या हमने क्या लिखा, इन ऑर्डर टू फाइंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी लेट कंसीडरिंग अ वेक्टर फील्ड, हमने एक वेक्टर फील्ड को कंसीडर किया, इन विच अ फील्ड हैविंग वेलोसिटी v वेक्टर हैव द नेचर ऑफ रोटेशन, इसमें जो फ्लूइड है हमारा, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, उसके अंदर कैसा नेचर है, रोटेशन करने का नेचर है। अब यहां पर भाई अगर उसके अंदर रोटेशन करने का नेचर है अगर हमारे पास, तो आप किस तरह से इस फिगर को कंसीडर कर सकते हैं, भाई हम मान ले रहे हैं, और इसको देखो फिगर उसी तरह से समझना जैसे मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है।
ये जो ओजेड दिखाई है ना, ये वाली एक्सिस है। अब मैं इसको बाहर को तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने बोर्ड पे ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब ये एंगल की 90 है, ये एंगल की 90 है। अब हमने क्या कहा कि फ्लूइड का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके अंदर नेचर है, और हम फ्लूइड कहां पर कंसीडर कर रहे थे, एक्स वाई प्लेन में। ये मेरे लिए एक्स वाई प्लेन है, क्लियर, एक्स वाई प्लेन है, और उसके अंदर कैसा नेचर है, आपका रोटेशन का नेचर है। अब मान के चलो कि भाई अब अगर रोटेशन का नेचर है तो ऐसे एक्स वाई प्लेन में घूम रहा होगा ना भाई, उसका जो पानी होगा वो पानी ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा। अगर पानी इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब भाई क्या होना चाहिए भाई, अगर भाई मैं मान लूं कि किसी पॉइंट एम पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, हमने कह दिया वेलोसिटी कंपोनेंट v वेक्टर है। अगर वेलोसिटी कंपोनेंट आपका v वेक्टर है तो आपको पता है कि vx इस v वेक्टर को क्या लिखेंगे, vxi vyj एंड vzk। तो हमने जैसे यहां का इसमें क्या लिखा हुआ है, इन विच अ फ्लूइड हैविंग वेलोसिटी v वेक्टर हैज द नेचर ऑफ रोटेशन वेयर, ये चीज लिख लीजिए, एंड vx vy एंड vz, ये कॉपी नहीं करना है, vz आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ऑफ v वेक्टर along x, y एंड z डायमेंशंस। तो आप अगर हम ये मान लें कि एट पॉइंट, ये कुछ भी हमने जो मैंने अभी आपको नाम दिया था एट पॉइंट m, कि लेट वेलोसिटी वेक्टर एट m इज v वेक्टर। हम करेंगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर है, तो यहां पर अगर वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, इसका मतलब इस ये xy प्लेन में है भाई, नदी मेरी ये बह रही थी, क्लियर, नदी ये बह रही है, इस यहां पर ये पॉइंट m है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v वेक्टर है, इसके अंदर घूमने का नेचर है, ये z कंपोनेंट तो इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो भाई इसके तीन कंपोनेंट है, एक तो vx होगा, एक होगा vy और एक जाएगा vz। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग vx, y एक्सिस के अलॉन्ग vy और z एक्सिस के अलॉन्ग vz। हम केवल xy प्लेन में कंसीडर करें तो मैं यहां पर m पर, पॉइंट m पर हम एक इन्फिनिटली स्मॉल, इतना छोटा, बहुत ज्यादा स्मॉल, ठीक है ना, इन्फिनिटली स्मॉल कहने का मतलब होता है बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि हम पर यूनिट एरिया पे निकालना चाहते हैं, तो हम एक बहुत ही ज्यादा छोटे एक एरिया को कंसीडर कर ले रहा हूं मैं। यहां पर मान लीजिए एक एरिया, मैंने एक इतना छोटा एरिया मान लिया m पर। अब ये दिखाने के लिए बड़ा दिख रहा है, नहीं तो ये बहुत छोटा एरिया है। क्यों? क्योंकि मेरी नदी ऐसे बह रही है, एरिया ये पॉइंट m है। तो पूरा समझ में, इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर था, जिसका x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट vx, y के अलॉन्ग vy, z के अलॉन्ग vz है। अब इस वेक्टर के अंदर ये घूमने का कैरेक्टर है ना, तो इस पर मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट m पर एक बिल्कुल ही छोटे से एरिया को, क्योंकि मैं केवल xy प्लेन में देखना चाह रहा हूं कि xy प्लेन वो कितना कर्ली नेचर रख रहा है। बाकी y और z तो हम फिर yz प्लेन और zx प्लेन में तो सिमिलरली कर देंगे, हम केवल एक प्लेन में देखना चाहते हैं। तो हम मान ले रहे हैं, इसको कुछ नाम दे दो यार, नाम दे देते हैं इसे a b c d। तो हमने क्या लिखा था, z डायमेंशन वेलोसिटी वेक्टर एट m इज v वेक्टर। लेट, इसके बाद इधर लिख रहा हूं, लेट a b c d इज अ infinitely small area at m having dimensions dx and dy parallel to x and y axis रेस्पेक्टिवली। मतलब ये डायमेंशन में कंसीडर करके चल रहा हूं dx और ये डायमेंशन कंसीडर करके चल रहा हूं dy, और ये इतना छोटा एरिया है, आप ये मान के चलो कि अगर आपका पॉइंट m ये है, इफ दिस इज द पॉइंट m, तो ये एरिया में जो कंसीडर करके चल रहा हूं ना, ये बिल्कुल इतना छोटा सा एरिया। ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर देखो कितना छोटा, तो मैं इससे ज्यादा छोटा बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा कि सर ने कितना छोटा बना दिया। तो इतना छोटे से एरिया को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, जहां पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा वेलोसिटी वेक्टर किस तरह से रोटेशन कर रहा है। तो एक बार इतना कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर गोइंग वी आर गोइंग ऑन द टॉप वन। तो देखें, हम हमारा जो है लिक्विड किस में था, xy प्लेन में था,
एक्स वाई प्लेन में भाई ये पॉइंट एम था, इस पॉइंट एम पर मैंने क्या किया था, एक इनफाइनाइटली स्मॉल रीजन एबीसीडी को कंसीडर कर लिया था, जिसकी डायमेंशन मैंने मान ली थी dx और ये मान ली थी dy। और मैंने आपको अभी बताया था, मैं फिर से देखो इस स्पेस को रफ वर्क के लिए यूज कर रहा हूं कि मेरा जो m पॉइंट है इस पे इनफाइनाइटली स्मॉल रीजन कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल ही छोटा रीजन। क्लियर? और यहां पर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कौन कौन सी है पता चल पा रहा है आप लोगों को? भाई ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। और लिक्विड मेरा कैसे घूम रहा है, अभी नदी ऐसे बह रही थी, ये नदी ऐसे बह रही है, नदी का फ्लो ये है, वाटर का फ्लो ये है, और ये कंपोनेंट, ये जो वेलोसिटी वेक्टर ये हम केवल एक्स वाई प्लेन में देख रहे हैं। मतलब एक्स वाई प्लेन में देखने का मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में कर्ल को देख रहा हूं, मैं कर्ल को देख रहा हूं जेड एक्सिस कह रहा हूं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन का जो एरिया होगा वो किसके, वो एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जेड की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा जो बनने वाला प्लेन होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर होती है। और हमारा यहाँ पर लिक्विड भी देखो एक्स से वाई की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। मैंने जब स्टार्टिंग में लिक्विड बनाया था ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी कहाँ की ओर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। इसका मतलब मेरा जो डायरेक्शन है वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको मैंने इसलिए जेड एक्सिस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहां पर। तो आप यहां पर निकाल सकते हैं, यहां पर हमने बता चुके थे। तो अब भाई क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट रीजन था, तो हम जो लिक्विड की या फ्लूइड की वेलोसिटी थी उनको भाई हम इसके सेंटर पॉइंट पर, इनके सेंटर पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई इस यहां पर और यहां पर कहने का मतलब है आपने एग्जैक्टली बिल्कुल इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट पे इसको कैलकुलेट कर देना। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल रीजन। भाई इस लाइन के अलाउंग, क्योंकि मेरा देखो वेक्टर जो है, ये वेक्टर आप देखो बार बार मैं अपने पेन को पकड़ नहीं रहा हूं, ये vx कंपोनेंट था, ठीक है ना, ये वाला vy कंपोनेंट था, ये vx कंपोनेंट था, ये vy कंपोनेंट है। z वाला तो इधर है भाई, z से तो अभी हमारा काम ही नहीं है, z की हम बात ही नहीं कर रहे। अब हमारा vx जब ये लिक्विड घूमेगा, देखो vx ऐसे घूमेगा, ये vy इधर को आएगा, जब ये vy नीचे को जाएगा तब तक ये vx यहां पहुंच गया होगा। जब ये vy नीचे को जाएगा, इधर को घूमेगा, तब तक ये वाला इधर पहुंच नहीं गया होगा। देखो आप खुद ही सोचो, ये जो vx कंपोनेंट है, अगर इस वेलोसिटी वेक्टर के यहां साथ घूमने का नेचर है, इसके पास घूमने का अगर नेचर है, तो ये घूमते 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 देखो कौन सी एक्सिस में बढ़ रहा है, y एक्सिस के अलोंग बढ़ रहा है। क्लियर? और जब तक ये y एक्सिस के अलोंग यहां पहुंचेगा, ये जो vy वाला था, ये जो vy वाला है, क्योंकि z वाला तो ये है, vy वाला कहां आ जाएगा, तब तक vx की नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर? अब क्योंकि ये जो रीजन है, हमने यहां पर जो रीजन कंसिडर किया ना, ये एबीसीडी, ये ऐसे करके रीजन कंसिडर किया, ये जो एबीसीडी क्या है, बहुत ही छोटा रीजन है। तो भाई कंपोनेंट जब मेरा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, जो वेलोसिटी मेरी घूम रही है, ये जो कर्व बन रहा है यहां पर, ये जो कर्व बन रहा है, ये बहुत ही छोटा कर्व है। क्लियर? तो मैं इनके केवल मिडिल पॉइंटों पर ही मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर दे रहे हैं, फिर लाइन पर हम ऑटोमेटिकली हम मान सकते हैं कि भाई जितना मिडिल पॉइंट पर है वो सिंगल पॉइंट पर है, पूरे लाइन पर इतना हो जाएगा, उससे हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। तो हमने vx और vy को तो बता दिया था। तो यहां पर देखो भाई, अगर ये मिडिल पॉइंट है, भाई ये मिडिल पॉइंट है, डेफिनेटली ये दूरी dx/2 रही होगी, ये दूरी भी dx/2 रही होगी डेफिनेटली। अच्छा, ये हाइट टोटल dy है, इसका मतलब ये वाली हाइट dy/2 रही होगी, और ये नीचे वाली हाइट भी कितनी रही होगी, dy/2। तो अगर मैं इनके सेंटर p q r और s कंसिडर कर लूं, और आप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके चलना, मतलब x की पॉजिटिव और y की पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों नहीं कह रहा हूं मैं, देखो बशर्ते मेरा लिक्विड पहले ऐसे था, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, फिर x की नेगेटिव में भी आया, लेकिन आप एक चीज ये सोचो, जब ये vx यहां पर था, क्योंकि v वेक्टर का x कंपोनेंट ये है, जब तक ये y एक्सिस के अलोंग आया होगा ना, तब तक vy वाला x के नेगेटिव में चला गया होगा, और जब तक ये vy वाला ये y की नेगेटिव में जाएगा, तब तक vx वाला इधर पहुंच गया होगा। तो x और y एक्सिस ही चेंज होगी तुम्हारी, x और y का डायमेंशन ही चेंज हो गया। तो आप केवल किस में लेके चलो, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलेंगे हम, ठीक है, ठीक हो गया। तो पहले हम किस पर निकाल दें, क्यू पर निकाल दें। देखें, सो
कंपोनेंट ऑफ x component of velocity at point Q, जो कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ जो आपकी डीसी लाइन है, सेंट्रल ऑफ डीसी, मीन पॉइंट पर सेंट्रल पॉइंट ऑफ डीसी किसके बराबर होगा, चेक करो। देखो ये Vx था, फिर से समझना एक बार इस बात को, ये Vx कंपोनेंट था, ये Vx कंपोनेंट घूम रहा है किस डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में। तो Vx में आने वाला चेंज, पहले तो Vx तो खुद अपने आप बराबर हुआ, फिर कितना परिवर्तन आया, Vx में आने वाला चेंज किस डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में। और कितनी हाइट उसने ट्रेवल कर दी, ये वाली हाइट कितनी थी, दैट इज dy/2। तो आप इसे क्या लिखेंगे, दैट इज, इसको क्या लिखेंगे, Vx, एक तो Vx है प्लस Vx में होने वाला चेंज किसके रिस्पेक्ट में, Vx कहां की तरफ जा रहा है, y डायमेंशन में, Vx मेरा y डायमेंशन की तरफ मूव कर रहा है, y डायमेंशन की तरफ। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, m से लेके q कितनी डिस्टेंस है, दैट इज dy/2। और ये किसके अलोंग होगा, मैंने कहा था केवल पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब अलोंग डीसी, यह जाएगा अलोंग डीसी। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर इतना है मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट का वेलोसिटी का, इस पॉइंट S पर बता सकते हो, S देखो ठीक इसके रिवर्स डायरेक्शन में बैठा हुआ है। सिमिलरली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट किस पर, S, एट S पर, किसके अलोंग, अलोंग AB। देखो AB मेरी x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, AB मेरी x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, BC मेरी y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x की नेगेटिव है, मुझे जाना इधर है। मैंने आपको बताया क्यों मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं, क्योंकि ये x और y तो बाद में चेंज हो जा रही है अदरवाइज, और ये y की नेगेटिव है, जाना मुझे इधर है। क्लियर हो गया। तो इस पर कितना कंपोनेंट हो जाएगा, देखो Q से ठीक रिवर्स डायरेक्शन में बैठा हुआ, तो इस पर कितना हो जाएगा वैल्यू, Vx माइनस del Vx by del y and dy/2 along A to B या along AB। अच्छा, अब ये Vy का, भाई Vy के लिए आप यहां भी देख सकते हैं कि Vy का कितना कंपोनेंट P पर होगा, P पर Vy का कितना कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली या एंड y कंपोनेंट, एक बार आप लोग सोचे जब तक मैं लिख रहा हूं, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट सेंट्रल P ऑफ किसके, ऑफ BC के। हाँ, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलो एट सेंट्रल P ऑफ, हाँ इस पे बोलिए कितना चेंज आएगा y कंपोनेंट में, कितना चेंज आएगा बोलो। ये चीज तो आप लोगों को समझनी चाहिए ना कि यार देखो, जब मेरा Vy ये था, ये Vy ये था, जब तक Vx यहां पहुंचा, ये Vy देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये Vy कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा करो ना, एक काम, पहले इसी डायरेक्शन में निकाल दो, अरे इसको इसी डायरेक्शन में निकाल दो, ये Vy वाले को इसी डायरेक्शन में निकाल दो। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट सेंट्रल P के स्थान पर कर दो इसे, क्या कौन सा पॉइंट नाम डाला हमने, R ऑफ इसका AD, पहले इसी को निकाल दो, AD निकाल दो। तो देखो ये Vy था, ये Vy था, ये आपका x एक्सिस है, ये Vy देखो बदल रहा है, Vy में चेंज आ रहा है किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। और ये dx/2, देखो dx/2 ट्रेवल करता हुआ है, dx/2 ट्रेवल करता हुआ है, लेकिन नेगेटिव साइड में, क्योंकि तो यहां पर मैं पॉजिटिव है, देखो नेगेटिव, dx/2 नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एक तो Vy, फिर Vy में होने वाला चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, dx/2, और अलोंग ये किसके अलोंग आ गया, AD। सिमिलरली
y component of velocity of fluid, y component of velocity of fluid at central P पर बताओ। देखो P और Q ठीक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो P पर कितनी आ जाएगी, Vy माइनस के स्थान पर आ गया प्लस डेल Vy ओवर डेल x एंड dx अपॉन 2। सब पर आपको वेलोसिटी मिल गई। तो इस पूरे कर्व के अलोंग, मतलब ये पूरे देखो मुझे चारों के अलोंग मिल गया, तो पूरे कर्व के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल कितना हो गया एक्स वाई प्लेन में। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर सो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल, बेसिकली मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हम डायरेक्शन को लेके नहीं चल रहे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द कर्व, हाँ पूरा कर्व क्या देखो ए बी कर्व ABCD ऐसे ऐसे करके घुमा था, इसको आप क्या लिखोगे बताओ। इट विल बी पहला A से B V वेक्टर का लाइन इंटीग्रल V वेक्टर डॉट dr लिख दो या dl लिख दो, प्लस पहले A से B पर गए फिर B से C V वेक्टर डॉट dl वेक्टर, फिर C से D V वेक्टर डॉट dl वेक्टर, फिर D टू A V वेक्टर डॉट dl वेक्टर। और मैंने इसकी वैल्यू बताई भी थी, इसकी वैल्यू क्या, V वेक्टर डॉट dl वेक्टर कहने का मतलब V का कंपोनेंट और dl क्या थी दूरी, कितनी दूरी चली। जैसे जब हम पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे थे, लाइन इंटीग्रल वही चीज तो बता रहा था भाई, पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे थे, जब F वेक्टर इस पर ऑपरेट हो रहा था, पार्टिकल शिफ्ट हो रहा था dr दूरी, तो यहां से लेके इस पॉइंट P से लेके Q तक जाने में वर्क डन कितना था, F डॉट dr, इसको आप लिख देते F dr cos थीटा, ये तो था। तो यहां पर इसके अलोंग वेलोसिटी कितनी है, तो इसके अलोंग वेलोसिटी कितनी है भाई, AB के अलोंग वेलोसिटी आपको पता है S पॉइंट पर कितनी थी, S पॉइंट पर हमने कहीं निकाली है, ये है वेलोसिटी अलोंग AB, क्लियर। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी भाई, जो वेलोसिटी की वैल्यू है और डिस्टेंस ये जो dx है दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल भाई, जो डिस्टेंस है और जो वेलोसिटी कंपोनेंट है एक दूसरे के पैरेलल, दोनों के बीच का एंगल तो जीरो, तो ये cos जीरो हो गया, तो ये क्या जाएगा एफ डी आर। इट मींस इस वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, ए बी के अलोंग वेलोसिटी कितनी है पॉइंट एस पर कितनी थी हमारी, इट इज वी एक्स माइनस डेल वी एक्स बाई डेल वाई डी वाई अपॉन 2 इंटू ये डिस्टेंस dx प्लस BC के अलोंग, BC के अलोंग P पॉइंट पर कितनी है देखो, ये है P पॉइंट पर Vy प्लस डेल Vy बाई डेल x dx बाई 2 इंटू यहां से लेके यहां तक की दूरी BC से ये वाली दूरी कितनी है, इट इज dy, C से D के अलोंग, C से D के अलोंग, लेकिन मेरे पास D से C है, ये देखो, तो इसका ठीक माइनस कर दो भैया, D से C है ना, मुझे C से D निकालनी है तो माइनस कर दो इसे, तो माइनस का Vx प्लस डेल Vx बाई डेल y dy बाई 2 इंटू ये दूरी दैट इज dx प्लस D टू A, D से A पर आ रहे हैं लेकिन मेरे पास AD के लिए है शायद, ये AD के लिए तो इसको भी माइनस कर दीजिए, माइनस कहां गया ये Vy माइनस डेल Vy बाई डेल x dx बाई 2 और A से लेके D तक की दूरी इट इज dy। तो एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए लास्ट लाइन हमारी ये थी, उस लाइन को मैंने बॉटम से उठा के टॉप में लिख दिया है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो कि इन सब में भाई अगर हम टर्म्स देखें, ठीक है ना, टर्म्स अगर हम देखें तो Vx dx पॉजिटिव, Vx dx नेगेटिव कैंसिल हो गया, Vy dy पॉजिटिव, Vy dy नेगेटिव, बाकी सब में dx dy कॉमन आ रहा है, तो dx dy वाले हम कॉमन ले ले रहे हैं। आपके पास क्या क्या कॉमन बचे dx dy वाले, एक तो बचा हाफ ऑफ
डेल वी एक्स बाई डेल वाई, एक ये बच रहा है डी वाई डी एक्स वाला, एक प्लस में बच रहा है हाफ ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, इसमें भी डी एक्स डी वाई आ रहा है, इसमें हाफ ऑफ डेल वी एक्स बाई डेल वाई बच रहा है, डी एक्स डी वाई आ रहा है, इसमें प्लस अच्छा इसमें माइनस में, सॉरी ये आगे से माइनस साइन है एंटायरली, तो ये माइनस है और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस दैट इज प्लस, और ये बच रहा है कितना, हाफ ऑफ डेल वी वाई बाई डेल एक्स, और इसके आउट ऑफ में है dx dy, ये dx dy इस ब्रैकेट के बाहर से है। तो अगर आप इसे ऐड कर देना vy बाई डेल एक्स हाफ ऑफ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल vy बाई डेल एक्स माइनस डेल vx बाई डेल y, और आउट ऑफ dx dy। ये क्या था, लाइन इंटीग्रल था v वेक्टर का, किस प्लेन में, xy प्लेन में। मतलब जब हमारा जो वेक्टर कंपोनेंट था, जब हमारा वेक्टर कंपोनेंट केवल xy प्लेन में रोटेशन कर रहा था, xy प्लेन को ही हम कंसीडर कर रहे थे क्योंकि हमने केवल vx के वेरिएशन को देखा और vy के वेरिएशन को देखा। vx का वेरिएशन जब ये y की तरफ बढ़ रहा था, vy का वेरिएशन जब ये x की तरफ इंक्रीज कर रहा था। क्लियर, तो दो तरह से हमने कंसीडर किया। तो भाई हमको ये मिला, तो ये किस में मिला, इस कर्व के अलोंग ना, और ये कौन सा प्लेन था मेरा, xy प्लेन, मतलब xy प्लेन की डायरेक्शन मतलब z एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन मिल रहा है। मतलब ये आपको लाइन इंटीग्रल मिल रहा है किसके लिए, फॉर एंटायर कर्व ABCD व्हिच इज लाइन इंटीग्रल ऑफ, दैट इज, इसका मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v फॉर एरिया ABCD। ABCD का लाइन एरिया ABCD के लिए कितना है, डेल वी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बाई डेल वाई, और आउट ऑफ में चल रहा है dx एंड dy। लेकिन हमारा जो हमने कर्ल की डेफिनेशन बताई थी, कर्ल आपका क्या होता है, कर्ल किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में हम कर्ल निकालते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर तो हमारा फ्लूइड एक एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस था, मेरा फ्लूइड ऐसे घूम रहा था, ऐसे करके फ्लूइड रोटेशन नेचर था। क्लियर, तो हम ये मान के चल रहे थे कि नदी ऐसे बह रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फ्लूइड मेरा इस तरह से फ्लो कर रहा है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, इससे ऐसे करके रोटेट कर रहा है। क्लियर, तो हम जब लाइन इंटीग्रल निकालते थे कर्ल या फिर रोटेशनल रेडिएशन को निकालते थे या कर्ल निकालते थे, तो कर्ल कहने का मतलब क्या था कि पर यूनिट एरिया में निकालना। क्लियर, सो line integral of vector v per unit area, पर यूनिट एरिया, तो एबीसीडी के एरिया से डिवाइड कर दो। एबीसीडी का एरिया कितना है, dx लेंथ इंटू ब्रेथ, dx इंटू dy, इसको dx dy से इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल वी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बाई डेल वाई। और ये कौन सी डायमेंशन में है भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम कर्व के रोटेशन के या वेक्टर के रोटेशन की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ है, वेक्टर ए का मॉडुलस है, एक सॉरी कर्व ऑफ वेक्टर ए का मॉडुलस है अलोंग जेड डायरेक्शन, दैट इज ये आपको क्या मिला है, ये आपको मिला है मॉडुलस ऑफ कर्ल ए अलोंग जेड एक्सिस, इसकी वैल्यू है डेल वी वाई बाई डेल एक्स डेल वी एक्स बाई डेल वाई। अब अगर मुझे कर्ल ए ही चाहिए, सो कर्ल ए अलोंग जेड, तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर कर्व चाहिए तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन से इंटू कर दीजिए इसे, इट इज डेल वी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बाई डेल वाई, एंड आउट ऑफ जेड एक्सिस की डायरेक्शन, भाई ये जो मेरा एक्स, ये एक्स एक्सिस था, सॉरी ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था, कर्व ये मेरा ऐसे घूम रहा था, तो इसका एरिया वेक्टर ये तो गया के कैप। क्लियर, तो के कैप की डायरेक्शन ये हो गई, ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। सिमिलरली अब आप लोग अपने आप ही बता दो, सिमिलरली कर्ल ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, देखो जब आपने जेड निकाला तो जेड में आपके पास क्या आया, जेड एक्सिस के अलोंग आपने जब निकाला तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल वी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बाई डेल वाई। एक बार आप लोग सोचो तो, थोड़ा सा थिंकिंग मैं आपको भी थोड़ा सा दे रहा हूँ
कि आप लोग थोड़ा सा सोचें कि भाई यहां पर कुछ पैटर्न बन रहा है मेरा कि अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालूं तो मेरा कितना आएगा, क्योंकि भाई तीनों प्लेनों में हम अलग अलग स्टडी करना तो थोड़ा सा लंबा हो तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी यार, तो एक ही को करना बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद शेष दो के लिए आप लोग बताओ मुझे इसी का कर्ल ए वेक्टर along y axis, giving you just 10 seconds, फटाफट आंसर दो। सोचा किसी ने? चलो नहीं भी सोचा कोई बात नहीं, आप पैटर्न को भी देखो पहले x आता है फिर y फिर z। अब मैं x एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहा हूं, लास्ट में x आना चाहिए, मतलब रोटेशन लेके चलो x y z का रोटेशन लेके चलो x y z। अब यहां x लिखा है तो मैं क्या लिखूं, z के बाद आएगा ना x, z के बाद आएगा, उससे पहले क्या आया होगा, y आया होगा ना, तो डेल वी वाई बाय बोलो, यहाँ y का x के रिस्पेक्ट में है, x का y के रिस्पेक्ट में, तो डेल वी वाई बाय डेल z, और यहाँ पर आ गया डेल वी जेड बाय डेल y, और माइनस ये x एक्सिस के अलॉन्ग इट इज आई कैप। देखो x के बाद y या z के बाद x, z के बाद x फिर y, z के बाद x फिर y, x के बाद y फिर z, फिर y के बाद, अब बता दो, अब अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो y के बाद x के बाद यहाँ y आता है, y के बाद क्या आता है, z आता है ना, तो डेल वी जेड, और यहाँ पर आ जाएगा z के बाद क्या आता है x, भाई ये z के रिस्पेक्ट में तो z आ गया इधर और x आ गया यहाँ, इट इज ठीक है। तो मेरे पास तीनों के अलॉन्ग x एक्सिस के अलॉन्ग भी है, y एक्सिस के अलॉन्ग भी है और z एक्सिस के अलॉन्ग भी है। सो कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या लिखोगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, x एक्सिस में कितना था, या फिर xy प्लेन में प्लस yz प्लेन में और zx प्लेन में, प्लस y एक्सिस प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक बार हम इसे टॉप में जा रहे हैं, फिर हमारा अब आउटपुट ही प्राप्त होने वाला है। तो कॉपी कर लिया होगा, मैंने उसी चीज को ऊपर लिख दिया। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, कर्ल ए अलोंग y एक्सिस में यहाँ पर j कैप है, मैंने यहाँ पर k कैप लिख दिया था, मैंने उसको इंप्रूव कर दिया, वो k कैप नहीं j कैप, क्योंकि y एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है हमारी, j होती है। तो कर्ल ऑफ ए क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर अलोंग x अलोंग y अलोंग z, तीनों को सम कर दिया। अब क्या यही मेरा क्या है कर्ल वेक्टर क्वांटिटी, और ये देखो कैसी क्वांटिटी आ रही है, प्योर एक वेक्टर क्वांटिटी है, फुल्ली एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब किसी भी वेक्टर का अगर हम कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मुझे क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट इज, आप यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इटसेल्फ, is a of a vector quantity is a vector quantity, is a vector quantity। अच्छा, in terms of डेल वेक्टर, अगर मैं डेल वेक्टर के टर्म्स में निकालना चाहूं, ठीक है ना, कि डेल वेक्टर के टर्म में हम कर्ल को कैसे शो करेंगे, तो इसको शो किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। अभी आप चेक कर लो कि क्या मेरी वैल्यू सही आ रही है। देखें, सिंस डेल वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, दैट इज आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के एंड डेल बाई डेल जेड। वी वेक्टर मेरे पास क्या था, इट इज वी एक्स आई वी वाई जे एंड वी जेड के। दिस इंप्लाइज दैट कर्ल ऑफ ए वेक्टर आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल क्रॉस वी वेक्टर, डेल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना किस तरह से दी जाती है, लाइकवाइज जैसे आप इंटर में देते थे आई जे के, पहले डेल के कंपोनेंट दीज आर डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, फिर वी के कंपोनेंट वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें, आई देखो क्या आएगा,
सॉल्व करो तो अंदर डेल वी जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वी वाई बाई डेल जेड प्लस जे, जे ऊपर लीजिए डेल वी एक्स बाय डेल जेड माइनस ये डेल वी जेड बाय डेल एक्स प्लस के में डेल वी वाई बाय डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बाय डेल वाई। और आपने एक चीज नोटिस करी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इसका मतलब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर v को ही आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल क्रॉस a वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अब इसका आज के लिए सफिशिएंट है। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस और क्या फर्दर इसके एप्लीकेशंस हैं इसको हम नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे। तब तक यार पढ़ाई करिए, जम के मेहनत करिए, और कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं आया समझ में तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू अगेन, बट आप जब पूछेंगे तभी मैं भी एक्सप्लेन उस चीज को कर पाऊंगा। ठीक है, तो गुड लक एंड मेहनत करते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।